आज ये ड्राइंग शीट और स्केच पेन मैंने आपको पागल बनाने के लिए दिखा दिए हैं। आज मैंने कोई कॉन्सेप्ट मैप नहीं बनाया। 3-4 दिन हो गए हैं, मैं भी बोर हो गई हूँ। सोचा आज कुछ नया ट्राई करते हैं। नया कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो टॉपिक हमने लिए हैं वो आपके लिए मज़ेदार होने वाले हैं। आज की वीडियो में देखते हैं कि आपके लिए क्या है। आज है आपका डे 8, 8वां दिन है। आज हमने ली है कविता दिशा, केदारनाथ सिंह। सबसे आसान, सबसे छोटी, सरल कविता आपकी पूरी बुक की। दिशा के मुख्य बिंदु डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी उसकी व्याख्या करेंगे, थोड़े से प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। उसके बाद एक रचनात्मक लेखन का उदाहरण मैंने आपके लिए लिया है और कुल 20 एमसीक्यू लिए हैं जनसंचार माध्यम वाले चैप्टर से। आज की हमारी कविता है दिशा। उसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। भाषा बड़ी आसान सी, सरल, सहज भाषा है और इस कविता का केंद्रीय भाव है बाल मनोविज्ञान, यानी बच्चे कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। कविता में क्या होता है, कवि एक दिन एक बच्चे से मिलता है। वो बच्चा स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। कवि ने उसको देखा कि ये बच्चा स्कूल के बाहर है, स्कूल के अंदर नहीं है, तो उसके मन में ख्याल आया कि इससे पूछूं इसको कुछ आता जाता भी है या ऐसे ये सारा दिन पतंग उड़ाते घूमता रहता है। कवि ने उस बच्चे से एक सवाल किया कि हिमालय किधर है, यानी हिमालय किस दिशा में है। बालक को कवि से ज्यादा अपनी पतंग की परवाह है। बालक ने सहज भाव से पतंग की ओर उंगली उठाई और उंगली उठाकर कह दिया उधर उधर, यानी जिधर मेरी पतंग जा रही है उधर ही है हिमालय। कवि बच्चे के जवाब से प्रसन्न हो जाता है। बच्चे के जवाब में जो भोलापन था वो उसे मोह लेता है और वह उस उत्तर को मान लेता है। हालांकि कवि को पता होता है कि हिमालय कौन सी दिशा में है, लेकिन बस उसने ऐसे ही उसके मन में ख्याल आ गया और उसने जो है एक बच्चे से ये प्रश्न कर लिया। जब बच्चे ने उसे जवाब दिया तो कवि को अच्छा लगा और वह उस उत्तर को मान लेता है, उस उत्तर को स्वीकार कर लेता है। जिस दिशा की ओर बच्चे ने उंगली उठाकर कहा कि इधर हिमालय है, कवि भी उसको मान लेता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने कवि को सिखा दिया कि खुश कैसे रहा जा सकता है, अपनी दुनिया में मस्त कैसे रहा जा सकता है। खुश रहना, मस्त रहना, यही व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है। यानी बच्चे के लिए हिमालय से ज्यादा जरूरी है अपनी पतंग। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसे हिमालय से कोई मतलब नहीं, उसे केवल अपनी खुशी से मतलब है। बच्चे बहुत भोले होते हैं, वो वर्तमान में जीते हैं। अभी बच्चे के पास जो चीज़ है वो उसी को देखकर खुश हो लेते हैं। भूतकाल में उसके पास क्या नहीं था, भविष्य में क्या होगा, ये चिंताएं उसके मन में नहीं होती। उसे केवल वर्तमान में जो खुशी मिल रही है और जिस चीज़ से खुशी मिल रही है वो उसी में खुश है। तो ये कविता हमें क्या संदेश देती है? कविता का संदेश है कि हर व्यक्ति का एक यथार्थ होता है। यथार्थ शब्द का प्रयोग है इस कविता के डिस्क्रिप्शन में। यथार्थ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यथार्थ का मतलब है सच। हर व्यक्ति का एक सच होता है। बच्चे का सच बिल्कुल उसकी तरह भोला होता है। बच्चों को ज़्यादा छल कपट नहीं आता, दिखावा करना नहीं आता, बहुत ज़्यादा बातें घुमा फिरा कर कहना नहीं आता, किसी को खुश करने के लिए कुछ गलत बोलना, झूठ बोलना, ये सब चीज़ें नहीं आती। तो बच्चे जो हैं उनका मन जितना भोला होता है तो उनका सच भी उतना ही भोला होता है। दूसरी बात जो बच्चे हमें सिखाते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है, जो संसाधन, जो साधन उपलब्ध है, उन्हीं में हमें अपनी वास्तविक खुशी ढूंढनी चाहिए, ना कि भविष्य के पीछे भागने में हमें अपनी ज़िंदगी के ऐसे बहुमूल्य खुशी वाले पल व्यर्थ कर देने चाहिए जो पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कभी आएंगे या नहीं। तो एक बड़ी आसान सी कविता है दिशा। आप बुक में से पढ़ोगे, पढ़ते ही आपको याद हो जानी है। कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं है, सिर्फ ये संदेश है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जैसे आइए जल्दी से इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। जितनी छोटी सी कविता है उतने ही आसान और छोटे प्रश्न उत्तर हैं। थोड़ा सा मैंने दोबारा से कवि और कविता का नाम लिख दिया है ताकि आपको एक बार और याद आ जाए। कविता का नाम है दिशा। कवि केदारनाथ सिंह। भाषा सरल और सहज। मुख्य भाव इसका क्या है? बाल मनोविज्ञान, यानी बच्चों के मन की बात इसमें बताई गई है। तो चलिए देखते पहला प्रश्न। बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? थोड़ी सी हम भूमिका बनाएंगे आंसर देने से पहले कि बच्चे ने उधर उधर किस लिए कहा था। कवि एक दिन एक बच्चे को स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए देखता है। कवि उस बच्चे से प्रश्न पूछता है कि हिमालय किधर है। बच्चे का सारा ध्यान अपनी पतंग में होता है। बच्चे की पतंग जिस दिशा में उड़ रही थी उसी दिशा में बच्चा उधर उधर कहकर हिमालय की दिशा कवि को बता देता है। यानी
कवि ने बच्चे से हिमालय की दिशा पूछी, जिसका उत्तर होना था उत्तर दिशा। लेकिन बच्चे को इतना ध्यान नहीं था, उसका पूरा ध्यान अपनी पतंग में था। तो जिधर पतंग जा रही थी, बच्चे ने उंगली उठाकर उधर ही कह दिया कि उधर उधर। इसका अर्थ यह है कि बच्चे ने जिस विश्वास से पतंग की ओर उंगली उठाकर हिमालय बताया, वह दिखाता है कि बच्चे के लिए असली खुशी उसकी पतंग ही है। बच्चों को कोई बहुत ज़्यादा सांसारिक भावों से और चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें जो है तुरंत खुशी जो चीज़ें देती है, उनकी खुशी उसी के साथ जुड़ी होती है। जैसे छोटे बच्चों को उनके खिलौने खुशी दे सकते हैं, थोड़े से और बड़े बच्चों को खेलना खुशी दे सकता है। तो ये बालक के मन के भाव हैं जो इस कविता में बताए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, यानी कि इससे हमें क्या सीखना चाहिए, इस तरीके का प्रश्न है ये। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। थोड़ी सी इसकी भी भूमिका बनाते हैं। कवि ने एक दिन स्कूल के बाहर एक बच्चे को पतंग उड़ाते देखा। कवि ने उससे हिमालय की दिशा पूछी और बच्चे ने पतंग की दिशा को ही हिमालय की दिशा बता दिया। उस दिन कवि ने पहली बार जाना कि जीवन की असली खुशी किस चीज़ में है। वर्तमान में जिस चीज़ में हम खुश हो सकते हैं, उसको छोड़कर एक ऐसी वस्तु के पीछे भागना मूर्खता है जो हमारी पहुंच से अभी बहुत दूर है। बच्चे की असली खुशी पतंग में है, उसे हिमालय से कोई लेना देना नहीं। यानी बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं? छोटी छोटी बातों पर खुश होना सीख सकते हैं, वर्तमान में जीना सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भविष्य की चिंता नहीं होती और भूतकाल का दुख नहीं होता। वो वर्तमान में जीते हैं, उन्हें जिस समय जो मिल जाए और जो उन्हें खुशी दे जाए वो उसी में खुश रहते हैं। तो ये 2-4 बातें हैं जो हम बच्चों से सीख सकते हैं। तो ये थे हमारी छोटी सी कविता के छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये कविता बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए एक बहुत मज़ेदार सा रचनात्मक लेखन का उदाहरण देखते हैं। रचनात्मक लेखन का शीर्षक है रेल का भोंपू। शुरू करते हैं। मेरी माँ भी मुझे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती है। हालांकि यहाँ हिंदी आ सकती थी, लेकिन ये बहुत प्रचलन में है शब्द, इसलिए थोड़ा सा सही लगे, फीलिंग आई इससे, इसलिए मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। मेरी माँ भी मुझे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि अगर हम रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा। इन्हीं सब बातों से मेरा दिमाग घुमाकर मम्मी अपनी दूर की रिश्तेदार की बेटी की शादी में मुझे ले गई। अब कल मेरा बोर्ड का पहला पेपर है। तैयारी मैंने ठीक ठाक कर रखी है, बस उम्मीद है ट्रेन से लेट ना हो जाए और मैं समय पर पहुंच जाऊं। हालांकि एक एडमिट कार्ड की कॉपी मैंने अपने बैग में भी ले आई थी कि क्या पता रेलवे स्टेशन से ही सीधा परीक्षा केंद्र पर जाना पड़ जाए। अक्सर सर्दी और कोहरे की वजह से ट्रेन लेट हो जाती है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, ट्रेन समय पर है, थोड़ा मैंने रिवीजन भी कर लिया है। अब नींद पूरी करने का विचार किया, क्योंकि सुबह परीक्षा शांत दिमाग से देनी है। अपने ऊपर की बर्थ पर चढ़कर मैं आराम से सो गई। एकदम से अचानक गाड़ी रुक जाती है, ट्रेन की लाइटें बंद हो जाती हैं, चारों तरफ शोर बढ़ जाता है और सारी ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। पहले तो डर लगा, फिर किसी ने बताया कि ट्रेन की पटरी आगे से टूटी हुई थी और ट्रेन पटरी से उतर गई है। साथ ही साथ कोई तकनीकी खराबी भी इसमें आ गई है। मेरे तो होश उड़ गए। अब तो मैं उड़कर भी परीक्षा देने नहीं पहुंच सकती। क्या करूं क्या नहीं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखकर मेरा रोना छूट गया। जल्दी से बैग से मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाला और ट्रेन से उतरकर अंधेरे में ही मैं भागने लगी। दिल्ली अभी 80 किलोमीटर दूर थी। चारों तरफ सुनसान जंगल था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं अपना एडमिट कार्ड हाथ में लेकर तेजी से पटरियों के साथ साथ भाग रही थी। भागते भागते अंधेरे में अचानक से पैर किसी बड़े पत्थर से टकराया और मैं धड़ाम से गिर पड़ी। जैसे ही मेरा सिर पटरियों पर लगने वाला था, ट्रेन के तेज भोंपू ने मुझे नींद से जगाया। स्थिति को समझने में मुझे 2-3 मिनट लगे और तब मैंने पाया कि हमारी ट्रेन बस दिल्ली पहुंचने वाली है। सुबह के 4:30 बजे हैं।
मैंने ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर अपने मन में सोचा कि ये भयानक सपना परीक्षा से एक दिन पहले मुझे ही क्यों आता है। तो ये एक मज़ेदार सा रचनात्मक लेखन था। आप अपनी कल्पना का प्रयोग करके अपने रचनात्मक लेखन को बाकी बच्चों से बहुत अलग लिख सकते हैं। ये एकदम से एग्जामिनर का ध्यान अट्रैक्ट करता है। आज की रिवीजन में मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम में से आपका जो जन संचार वाला चैप्टर है उसके 20 MCQ आपके लिए रखे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। जनसंचार किसे कहते हैं? अपने विचारों को जनता के एक बड़े समूह तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम से, जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे वो जनसंचार माध्यम हो जाएगा। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कितने हैं? 4 माध्यम हैं जनसंचार के। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जो है वो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। रेडियो, टीवी, इंटरनेट सब उसके बाद में आया। मुद्रित माध्यम किसे कहते हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स, या कोई भी छपी हुई सामग्री। कोई भी ऐसी छपी हुई सामग्री बुक की शक्ल में हो, पैम्फलेट हो, अखबारों में विज्ञापन हो, कोई भी ऐसी छपी हुई सामग्री जो एक समय में बहुत सारे लोगों तक कोई सूचना पहुंचा सके, उसे हम मुद्रित माध्यम कहते हैं। यानी मुद्रित यानी छपा हुआ। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापाखाना का आविष्कार किया। छापाखाना क्या होता है? प्रिंटिंग प्रेस को छापाखाना कहते हैं। कागज का आविष्कार कब हुआ और किसने किया? कागज का आविष्कार ईसवी सन 105 में चीन के साई लुन ने किया। ये ध्यान रखना है, 105 ईस्वी है और चीन के साई लुन ने कागज का आविष्कार किया। भारत में पहला छापाखाना कब खुला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना है। सन 1556 ईस्वी में गोवा में भारत में पहला छापाखाना खोला गया। भारत में अखबार की शुरुआत कब से मानी जाती है? सन 1780 में बंगाल गजट छपा था, वो अंग्रेजी भाषा में था। उससे भारत में अखबार की शुरुआत मानी जाती है। यानी अगर भारत का पहला अखबार पूछेंगे तो वो बंगाल गजट है। 1780 में कलकत्ता में से छपा था वो। लेकिन अगर प्रश्न आएगा हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। हिंदी के समाचार पत्र का नाम है उदंत मार्तंड। 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने छापा था। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, जुगल किशोर शुक्ल ने छापा था। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला अखबार है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रित माध्यम की क्या विशेषताएं हैं, या घुमा फिरा कर कहें समाचार पत्र की क्या विशेषताएं हैं? तो जल्दी से देखते हैं। स्थायी होता है। स्थायी यानी कि समाचार पत्र एक बार छप गया तो उसको आप कभी तक भी पढ़ सकते हैं, इसलिए वो स्थायी होता है। सस्ता होता है बाकी सारे माध्यमों की तुलना में। रेडियो, टीवी खरीदने की बजाय अखबार सस्ता होता है। संग्रह करने में आसान, यानी कि उसको संभाल करके रखा जा सकता है। सुविधानुसार, समय के अनुसार पढ़ सकते हैं। जब हमें समय मिले तब हम अखबार को पढ़ सकते हैं। टीवी की तरह नहीं कि जिस समय न्यूज़ चल रही है हमें उसी समय देखनी पड़ेगी। बीच में चिंतन कर सकते हैं, यानी कोई चीज़ हमें समझ ना आए तो बीच में रुक करके सोच करके फिर दोबारा से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं मुद्रित माध्यम की। मुद्रित माध्यम यानी समाचार पत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रित माध्यम की कुछ कमियां बताइए। अब थोड़ी सी कमियां भी हैं इस माध्यम की। अनपढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं। समाचार पत्र है, छपा हुआ है, लिखा हुआ है, तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए ही उपयोगी है जो पढ़ा लिखा है। खबर देर से मिलती है। अखबार के बाद जितने भी मुद्रित माध्यमों का विकास हुआ, रेडियो, टीवी और इंटरनेट, उनकी तुलना में अखबार सबसे पीछे है खबर देने के मामले में। अखबार में एक दिन पुरानी खबर छपती है, इसलिए देर से मिलती है। अशुद्धियों को ठीक नहीं किया जा सकता, यानी एक बार कोई प्रिंटिंग में गलती हो गई तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला छापाखाना खोलने का क्या उद्देश्य था? किस वजह से पहला छापाखाना खोला गया? ईसाई धर्म की पुस्तकें छापना। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित भाषा का सबसे ज्यादा विकास किस माध्यम में होता है?
यानी भाषा के विकास की अगर हम बात करें कि लिखित भाषा का विकास किस में सबसे ज़्यादा होता है, मुद्रित माध्यम में। मुद्रित माध्यम क्या है, जैसे मैंने बताया समाचार है, तो उसमें लिखे जाते हैं समाचार, गलतियों का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है क्योंकि गलतियाँ ठीक नहीं हो सकती, तो शब्दों का गलत ना छपे, उनकी स्पेलिंग ठीक हो, वो व्याकरण के रूप से ठीक हो, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान मुद्रित माध्यम में रखा जाता है। इसलिए लिखित भाषा का सबसे ज़्यादा विकास मुद्रित माध्यम में होता है। जनसंचार के श्रव्य माध्यम को क्या कहते हैं? एक ऐसा माध्यम जो केवल कानों के द्वारा सुना जा सकता है, वो कौन सा है? रेडियो। डेडलाइन किसे कहते हैं? डेडलाइन है समाचार में प्रकाशित करने के लिए समाचार का एक समय सीमा तक तैयार हो जाना ज़रूरी है, नहीं तो वह छप नहीं पाएगा। डेडलाइन होता है जैसे मान लो कल एक अखबार छपना है, तो आज वो टाइम फिक्स कर देते हैं कि आज रात 12 बजे, आज रात 1 बजे तक जितनी खबरें हमारे पास आ जाएंगी वो कल के अखबार में छप जाएंगी। तो इसको डेडलाइन कहते हैं कि इतने समय तक जो समाचार तैयार होकर के आ गए वो छाप दिए जाएंगे। रेडियो का आविष्कार किसने किया? 1895 ईस्वी में इटली के जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। पहले विश्व युद्ध में किस जनसंचार माध्यम ने सूचना पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई? इसका आंसर है रेडियो। पहले विश्व युद्ध तक रेडियो जो है प्रचलित हो चुका था और तुरंत खबरें पहुंचाने लगा था, क्योंकि अखबार में तो एक दिन पुरानी खबर होती है, रेडियो से जल्दी से खबर पहुंच जाती है, इसलिए ये बहुत जल्दी फेमस हो गया। और युद्ध में आप सबको पता है सिचुएशन कैसी होती है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी पल पल की सूचना लोगों को चाहिए होती है। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान रेडियो ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई सूचनाएं पहुंचाने में। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन 1936 में। भारत में एफएम की शुरुआत कब हुई? 1993 ईस्वी में एफएम की शुरुआत हुई और एफएम की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये था आपका 8वें दिन का रिवीजन। क्योंकि अभिव्यक्ति और माध्यम में से मैंने जितने प्रश्न उठाए हैं ये सारे आपको याद करने वाले प्रश्न हैं, ये समझने वाले कम हैं, जबकि ये तथ्य हैं, फैक्ट हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसलिए आज की वीडियो मैंने थोड़ी सी छोटी बनाई है ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो इनको याद करने में। बने रहिए मेरे साथ, कल फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू।